मॉर्निंग मैम। ओके नेहा, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में आपने देखा था कि हमें 10 नंबर के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसके लिए आप 10 प्रोटीन की सर्विसेज लेते हैं। यस। अब देखो, आगे हमें ये देखना है कि आखिर टीडीएस से जुड़ी क्या क्या स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं और उन कंप्लायंसेस को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि एक डिडक्टर की मेनली 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पहला, टीडीएस काटना। दूसरा, टीडीएस जमा करना। तीसरा, टीडीएस के रिटर्न फाइल करना। एंड फोर्थ वन, टीडीएस का सर्टिफिकेट जनरेट करना। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे फुलफिल करेंगे, लेट्स सी। अब इसके लिए मैं यहां पर आपका टीडीएस का जो करंट रेट चार्ट है वो ओपन कर रही हूं एज पर द फाइनेंशियल ईयर 2026। नेहा, ये चार्ट मैं आपके साथ नोट्स के थ्रू भी शेयर करूंगी, बट अभी आप यहाँ पर देखो कि ये इस चार्ट में वो सारी पेमेंट्स यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं जिन पर टीडीएस डिडक्ट होता है। और ये जो पेमेंट है ये किस सेक्शन के अंडर फॉल करती है, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है और इन पेमेंट्स पर किस रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। तो वैसे बहुत सारी पेमेंट्स हैं इसमें नेहा, लेकिन जब मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूंगी तो मैं इसमें मार्क कर दूंगी, हाईलाइट कर दूंगी कि वो कौन कौन सी पेमेंट्स हैं जो आपको याद करनी है। आपको देखो, पेमेंट्स का नाम, उनकी सेक्शन, उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट और टैक्स परसेंटेज, ये आपको याद करना होगा, क्योंकि अगर आप किसी और जगह पर भी अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे ये चीजें पूछता ही पूछता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इनमें कॉमन जो पेमेंट है वो है हमारी सैलरी। सैलरी पर आमतौर पर टीडीएस लोग काटते ही काटते हैं। तो सैलरी किस सेक्शन के अंडर यहाँ पर आती है? सेक्शन 192 के अंडर। और इसमें अगर आप किसी को सालाना सैलरी 50,000 दे रहे हैं तो क्या उस पर भी टैक्स कट जाएगा? नहीं। हमें देखना होगा कि आखिर सैलरी पर एग्जेम्पशन लिमिट क्या है। तो आपको पता होगा कि सैलरी पर जो टैक्स कटता है वो एज पर इनकम टैक्स स्लैब कटता है, और इनकम टैक्स स्लैब में न्यू रेजिमे के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल को 12 लाख तक की इनकम पर छूट है। एम आई राइट? तो 12 लाख तक की इनकम पर तो टैक्स नहीं कटेगा सालाना, लेकिन अगर आप उससे अबव इनकम अर्न कर रहे हैं तो उस पर टैक्स कटेगा, वो भी स्लैब के अकॉर्डिंग। और स्लैब कहता है कि टैक्स रेट 15% भी है, राइट, 10% भी है, 20% भी है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी जिस स्लैब के अंडर आ रही होगी अकॉर्डिंगली उस रेट से टैक्स कटेगा। इसके बाद अगला सेक्शन जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सेक्शन 193। हम अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, एसआईपीज में लगाते हैं, या हम किसी कंपनी के डिबेंचर्स भी बाय कर लेते हैं, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर जो भी इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, स्पेशली बात यहाँ सिक्योरिटीज की हो रही है, सिक्योरिटीज इंक्लूड्स शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, तो उस पर आप जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पर भी टीडीएस कटता है। और यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 10,000। और किस रेट से टैक्स कटेगा? 10% के रेट से। सिमिलरली अगर आपको शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है तो यहाँ ये 194 सेक्शन में कवर होगा, जिसमें अगेन 10,000 तक की छूट है। 10,000 तक के डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 10,000 से ऊपर के डिविडेंड पर 10% टैक्स है।
इसके बाद सेक्शन 194 ए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा है अदर इंटरेस्ट की। अगर नेहा आपने सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट कमाया है तो सेक्शन 193 की कैटेगरी में आएगा ये। अगर आपने डिविडेंड अर्न किया है तो सेक्शन 194 की कैटेगरी में आएगा ये। लेकिन इसके अलावा अगर आपने किसी और सोर्स से इंटरेस्ट अर्न किया है तो वो सेक्शन 194 ए की कैटेगरी में आएगा, जैसे बैंक इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स पर इंटरेस्ट, एफडी पर इंटरेस्ट। अब इसमें देखो कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइन की गई है। कह रहे हैं कि अगर आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोई डिपॉजिट कर रखा है, यहाँ सेविंग्स की बात नहीं हो रही है, डिपॉजिट्स की बात हो रही है, लाइक एफडी, तो उसमें 50,000 तक की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। मतलब 50,000 तक के इंटरेस्ट पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। बट अगर आप 50,000 से अबव का इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो उस पर 10% रेट से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ सीनियर सिटीजन को इसके अगेंस्ट में 1 लाख तक की थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है। बाकी अगर मैं अदर्स की बात करूं, लाइक सेविंग बैंक की इंटरेस्ट की, 10,000 तक की छूट है और 10% का टीडीएस है। इसके बाद यहाँ अगर हम बात करते हैं सेक्शन 194 बी की, विच इज फॉर लॉटरी, गेम शोज, गैम्बलिंग, विनिंग एटसेट्रा। ये वो इनकम होती है जो एफर्ट्स के बगैर अर्न की गई है। इसको एफर्टलेस इनकम भी कहते हैं। सट्टेबाजी, जुआ, लॉटरी, गेम शोज, इन सब से अगर आपने कोई पैसा कमाया है तो इस पर भी टीडीएस है और सीधा सीधा फ्लैट रेट 30% है। इट मीन्स अगर नेहा आपने किसी गेम शो में पार्टिसिपेट किया एंड यू हैव अर्न ₹1 करोड़, तो आपको पता है कि उस 1 करोड़ पर 30% टैक्स आप गवर्नमेंट को देंगे, मतलब सीधे सीधे 30 लाख रुपए, एंड यू विल गेट रुपीज। करेक्ट। ऐसे ही सेक्शन 194C आता है। इट इज रिलेटेड टू द पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज का हो सकता है, कुछ बनाने का हो, कुछ डेकोरेट करने का हो, कुछ डिमोलिश करने का हो, किसी भी चीज का हो सकता है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं तो ये सेक्शन 194C के तहत आएगा और इसमें 30,000 तक की छूट है। बट टीडीएस रेट अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ पर टीडीएस रेट गिवन है 1%, 2%, राइट। 1% किसके लिए? अगर आपने टीडीएस का कॉन्ट्रैक्ट किसी इंडिविजुअल पर्सन को दिया है, और 2% किसके लिए है? अगर आपने टीडीएस का कॉन्ट्रैक्ट किसी अदर, मतलब लाइक कंपनी या फर्म को दिया है। इसके बाद यहाँ बात करते हैं सेक्शन 194H की, जो कि कमीशन के रिगार्डिंग है। अगर आपने कमीशन पे किया है तो उस पर भी टीडीएस एप्लीकेबल है और इस पर थ्रेशोल्ड लिमिट 20,000 है, टैक्स रेट 2% है। ऐसे अगर आपने किसी प्रोफेशनल को उसके काम के अगेंस्ट में कोई फी पे करी है, लाइक ऑडिट सर्विसेज की पेमेंट की आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, या कोई टेक्निकल फी पे आपने करी है, या किसी आर्किटेक्चर से आपने कोई सर्विस ली है तो उसको कोई पेमेंट की है, वट एवर द पेमेंट यू मेक टू द प्रोफेशनल, तो उस पर भी टीडीएस एप्लीकेबल है, जो सेक्शन 194J के अंदर कवर होता है। 50,000 तक की थ्रेशोल्ड लिमिट है और टैक्स रेट 2% और 10% है। ऐसी रेंट पर भी टीडीएस है। अगर आप प्लांट और मशीनरी किराए पर लेते हैं तो 2% के रेट से टीडीएस एप्लीकेबल होगा, और लैंड और बिल्डिंग किराए पे लेते हैं तो 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है और टीडीएस रेट 10% होगा। तो जब मैं ये चार्ट आपके साथ शेयर करूंगी, आई विल हाईलाइटेड द रिस्पेक्टिव पेमेंट जो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। बाकी जो जो अदर पेमेंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा नेहा आपको ये भी याद रखना होगा कि टीडीएस की जो भी हम पेमेंट करते हैं, या तो हम रेजिडेंट को करेंगे या नॉन रेजिडेंट को करेंगे। ये रेट चार्ट रेजिडेंट का है। अगर आप किसी एनआरआई पर्सन की पेमेंट पर टीडीएस काट रहे हैं तो चार्ट अलग होगा। ये देखो, दिस इज फॉर नॉन रेजिडेंट।
और इवन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की जो फॉर्म्स हैं वो भी अलग होंगे। तो नेहा अब मैं यहाँ पर ओपन करने जा रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल टेली, क्योंकि पहले इसका कंप्लायंस टेली में सीख लेते हैं, फिर मैं सीधा ऑनलाइन चलती हूँ। एक फ्रेश कंपनी हम बना लेते हैं नेहा यहाँ पे। तो कपड़ा लगेगा। मैंने कंपनी क्रिएट की है बंसल कॉर्पोरेशन के नाम से। आप इसमें कंपनी का जो भी रिस्पेक्टिव एड्रेस है वो डाल सकते हैं। स्टेट, पिन कोड, सेव। अब देखो नेहा, कंपनी सेव करते ही हमें कंपनी फीचर्स ऑप्शंस की विंडो मिलती है, और इस विंडो में हम लोग क्या एनेबल कर देंगे? टीडीएस, राइट। फिलहाल जीएसटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको डिसेबल कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम आते हैं टीडीएस, इसको हम एनेबल करते हैं। अब एनेबल करने पर देखो यहाँ पर नेहा हमसे मांगा जा रहा है हमारा पैन नंबर। तो जैसा मैंने बताया था कि डिडक्टर के पास अगर पैन नंबर नहीं होगा तो वो टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकता है। तो पहले यहाँ पर आपको अपना टेन नंबर मेंशन करना होगा। सो मैंने यहाँ पर 10 नंबर डाला है, कंफर्म करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि ये 10 नंबर किस पर्सन का है, किसी कंपनी का है या किसी इंडिविजुअल का है। हो सकता है कंपनी का हो सकता है इंडिविजुअल का हो। मान लीजिए अगर आप सेल्फ मतलब खुद से बिजनेस चला रहे हैं, अकेले मालिक है, तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए। फर्म है या कंपनी है तो ये सेलेक्ट करें। ब्रांच, देन इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है सेट ऑल्टर डिटेल ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जस्ट अ मोमेंट नेहा। ओके नेहा, अब रिस्पॉन्सिबल पर्सन का मतलब नेहा यहाँ पर ये है कि आपकी कंपनी में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन पर्सन है जो टीडीएस काटने और जमा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को यस करके उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल डालें। वो खुद ऑनर भी हो सकता है या हो सकता है ऑनर ने इस काम के लिए किसी पर्सन को हायर किया हो, कोई सीनियर अकाउंटेंट हो या फिर हो सकता है कोई सीए हो, तो उसकी डिटेल भी आप डाल सकते हैं। चलिए फिलहाल मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया, सन डॉटर ऑफ। अब यहाँ पर फादर नेम लिख देंगे। डेजिग्नेशन मैंने यहाँ पर ऑनर लिखा। पैन नंबर यहाँ पर मेरा पैन नंबर आएगा, मींस रिस्पॉन्सिबल पर्सन का पैन नंबर आएगा। डन। अब देखो ये सारी डिटेल्स कहाँ प्रिंट होंगी, देखो नीचे नेहा लिखा भी है कि ऑल द अबव डिटेल्स विल बी यूज्ड इन चालान फॉर्म्स एंड रिटर्न्स। तो इसको सेव करते हैं। दैट्स इट। अभी नीचे रेट और एग्जाम्पशन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको स्किप करते हैं। सेव, देन सेव।
नेहा ये फ्रेश कंपनी है, अभी इस कंपनी में कोई कैपिटल नहीं है, तो मैं बस एक कैपिटल की एंट्री पास कर रही हूँ, उसके बाद टीडीएस की ट्रांजैक्शंस के लिए बढ़ते हैं। तो मैंने रिसिप्ट में एंट्री पास कर दी कैपिटल की, लाइक मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए हैं, कैश में 4 लाख और बैंक के थ्रू 6 लाख। सेव। अब नेहा आपको समझना है टीडीएस का दूसरा कंप्लायंस। पहला कंप्लायंस आप समझ चुके हैं कि आपको टैन नंबर कैसे लेना है। दूसरे कंप्लायंस में अब आप ये देखने जा रहे हैं कि मुझे टीडीएस काटना कैसे है। तो अगर ये कंप्लायंस समझना है तो अपने आप को डिडक्टर की पोजीशन पर रखकर समझना है इसको। आप डिडक्टी नहीं हो जिसका टैक्स कट रहा है, यू आर द डिडक्टर, आप टैक्स काट रहे हो किसी का। तो अभी यहाँ पर नेहा ये मान लेते हैं कि आप इस कंपनी के ऑनर हो, राइट? तो आपने अपनी कंपनी में मुझे एज अ सेल्समैन हायर किया है और आप मुझे मेरे काम की सर्विसेज, मतलब मुझे मेरी सर्विसेज की पेमेंट करते हैं। आप मुझे क्या देते हैं? कमीशन देते हैं। सो नेहा आपने मुझे कमीशन देना है 50,000 का, वो भी टीडीएस डिडक्ट करके, ठीक है? तो आपने मुझे टीडीएस डिडक्ट करके 50,000 की पेमेंट करनी है। तो टीडीएस कैसे कटेगा? पहले इसके लिए हमें ये देखना होगा कि आखिर कमीशन पर टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं। तो अभी आपने रेट चार्ट देखा था, तो एक उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि इस पर टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं। ये देखो, ये रेट चार्ट है और कमीशन किस सेक्शन में है? 194H में है, ये रहा, राइट? तो हमें पता लग गया कि इस पेमेंट पर टीडीएस कटता है और ये किस सेक्शन में है? 194H में। और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 20,000। अगर मान आप मेरा आपने मुझे 15 कमीशन देना हो, क्या इस पर टीडीएस कटता? फिर से बोले थे। अगर मान लो आपने मुझे कमीशन 50,000 ना पे करके 15,000 रुपए देना होता, तो क्या इस पर टीडीएस कटता? नहीं, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ 20,000 की है। इसने बोला 20,000 तक की पेमेंट पर कोई टीडीएस नहीं है, 20,000 से ऊपर की पेमेंट पर टीडीएस है। तो मुझे ये बताओगे कि 20,000 का जो अमाउंट लिखा है, ये सालाना अमाउंट है, मंथली अमाउंट है? आपका मंथली है? नहीं, ये एनुअल अमाउंट है। ये बात ध्यान रखना, ये एनुअल फिगर है। जब भी आप किसी पर्सन का टीडीएस काटें तो ध्यान में रखें कि आखिर उसका एनुअल अमाउंट कितना बनता है। अगर वो एनुअल अमाउंट 20,000 से कम है तो टीडीएस नहीं काटेंगे, आप 20,000 से ऊपर है तो टीडीएस काटेंगे। तो चलिए, अब नेहा आपने मुझे कमीशन देना है टीडीएस काट के, तो इसके लिए आप पहले मेरा टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा नेहा? हमें टेली में मास्टर्स में जाना है। मास्टर्स में कहा? क्रिएट में। क्योंकि आप जिस पेमेंट पर टीडीएस काटने वाले हैं और जिस रेट से टीडीएस काटने वाले हैं, उस पेमेंट को आप यहाँ पर पहले क्रिएट करते हैं। कहाँ जाके क्रिएट होगी ये पेमेंट? स्टैट्यूटरी मास्टर्स में। जब टेली की मैं पुराने वर्जन्स की बात करूं तो उनमें ये पेमेंट्स की लिस्ट पहले से बनी होती थी, लेकिन फिर क्या होता था कि हर साल सरकार बजट लाके कुछ ना कुछ चेंजेस कर देती थी। कभी किसी का रेट बढ़ा दिया, कभी किसी का रेट घटा दिया, किसी की थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी। ऐसी सिचुएशन में सॉफ्टवेयर को भी तो अपने आप को अपडेट करना होता है नहीं? अगर सरकार कोई चेंजेस करेगी तो फिर टेली ने क्या किया? टेली ने ये ऑप्शन ही हटा दिया। टेली ने कहा इट्स बेटर कि हम इसको मैनुअल मोड पे डाल देते हैं। जिस भी रेट से टीडीएस काटना है वो पेमेंट आप यहाँ पर खुद से ऐड कर दें। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगी टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट पर। मुझे बताओ नेहा, हमें किस पेमेंट पर टीडीएस काटना है? कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर नेम ऑफ द पेमेंट क्या होगा? कमीशन। सेक्शन, किस सेक्शन के अंडर ये पेमेंट आती है? 194
एच। H. इसके बाद नेहा यहाँ पेमेंट कोड और रेमिटेंस कोड भी लिखा है। अब ये पेमेंट और रेमिटेंस कोड क्या होता है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, क्योंकि जब मैं आपको अभी ऑनलाइन पेमेंट सिखाऊंगी ना तब आपको क्लियर होगा। फिलहाल के लिए मैं ये इसको स्किप कर रही हूँ। Okay. अब यहाँ ये पूछ रहा है कि टीडीएस का परसेंटेज कितना है। 2%. करेक्ट। चाहे आप इंडिविजुअल पर्सन को पेमेंट करें या फिर आप कंपनी को पेमेंट करें, 2% टीडीएस है। नेहा थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 20,000. वेरी गुड। इस तरह से आप जिस पेमेंट पर टीडीएस काटेंगे वो आप यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। अब आपने देखा ना कि क्रिएट करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। आपको सेक्शन याद होना चाहिए, आपको थ्रेशोल्ड लिमिट याद होनी चाहिए। अब इसे क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ से स्किप करती हूँ। हम यहाँ सीधा चलते हैं वाउचर्स पे। तो अब आपने नेहा मेरा टीडीएस काट कर मुझे पेमेंट करनी है, तो पहली ट्रांजैक्शन जो होगी वो टीडीएस डिडक्शन की होगी। तो टीडीएस डिडक्शन की क्या ट्रांजैक्शन होती है ये पहले सीखो। चाहे आप कोई भी पेमेंट करेंगे ट्रांजैक्शन सेम ही रहेगी। नेहा आपने मुझे क्या देना है? कमीशन. कमीशन आपकी कंपनी का क्या हुआ? ये कमीशन मेरी कंपनी का एक्सपेंस हुआ. करेक्ट। तो जो भी आप एक्सपेंस करेंगे उसे आप क्या कर देंगे? डेबिट। 50,000 किसे देना है आपने कमीशन? आपको. मुझे। ठीक है ना, तो मैं आपकी क्या हूँ? एक तरीके से मैं आपकी देनदार हो गई, है ना, क्योंकि हमने अगर किसी व्यक्ति से उसकी सर्विस ली है तो उसके बदले में उसकी पेमेंट तो बनती है ना। तो एक तरीके से वो हमारा क्या बन गया? देनदार। तो हम डिडक्टी को कर देंगे क्रेडिट। कितना परसेंट टीडीएस कटेगा? 2%. तो 2% टीडीएस कितना होता है 50,000 का? 1,000। तो 1,000 अगर टीडीएस कटेगा तो आप मुझे कितना पे करने के लिए लायबल हुए? 49. देन जो टीडीएस काटा है वो आपकी इनकम है, वो भी आपकी देनदारी बनती है, क्योंकि ये टीडीएस काट के आपको गवर्नमेंट को जमा करना है टीडीएस। तो नेहा यहाँ पर डिडक्टी भी आपकी लाइबिलिटी है और जो टीडीएस आपने गवर्नमेंट को पे करना है इट इज ऑल्सो योर लाइबिलिटी। चलो अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और जैसा नहीं आप देख पा रहे हो कि इस ट्रांजैक्शन में कैश या बैंक का कोई लेन देन नहीं है, तो इसे हमें रिकॉर्ड करना होगा जर्नल में। तो F7 फॉर जर्नल। अब यहाँ पर पहले हमें लेजर क्रिएट करना होगा। किसका? कमीशन का। कमीशन आपकी कंपनी का क्या हुआ? एक्सपेंस। अब टेली पूछ रहा है क्या इस कमीशन पर टीडीएस एप्लीकेबल है, तो इस टीडीएस एप्लीकेबल को आप क्या कर देंगे? यस इट इज एप्लीकेबल। नेचर ऑफ पेमेंट कमीशन। डन। अब इसको करते हैं हम सेव। $50,000। अब ये कमीशन किसको देना है? आपने मुझे, राइट, अपने एम्प्लॉय को। तो इस एम्प्लॉय के नाम का लेजर बनेगा और एम्प्लॉय आपका देनदार हुआ। देनदार को हम सन्वी क्रेडिटर कहते हैं। अब नेहा देखो पूछ रहा है इस टीडीएस डिडक्टेबल, क्या इस एम्प्लॉय का टीडीएस काटेंगे आप? तो इस ऑप्शन को हमें क्या करना है? यस। जिस भी व्यक्ति का आप टीडीएस काटेंगे उसमें आपको इस ऑप्शन को यस करना होगा। अब आगे टेली आपसे पूछ रहा है आखिर इस डिडक्टी का टाइप क्या है? जिस व्यक्ति का आप टीडीएस काट रहे हो वो कौन है? वो कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी कोई फर्म है या उसकी कोई कंपनी है? वैसे डिडक्टी के टाइप बहुत सारे होते हैं। इनकम टैक्स में आपको मैं बताऊंगी जब आईटीआर रिटर्न सीखोगे। फिलहाल अभी ये 3 कैटेगरी समझ लो।
ठीक है, यहाँ पर हम जिस व्यक्ति को पेमेंट करते हैं, मे बी वो इंडिविजुअल पर्सन हो, मे बी वो उसकी कंपनी हो, मे बी उसकी पार्टनरशिप फॉर्म हो। फिलहाल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो कि एक इंडिविजुअल पर्सन है, राइट नेहा? अब देखो इंडिविजुअल के साथ भी दो ऑप्शन है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। रेसिडेंट। कह रहे हैं कि आप टीडीएस इसी वाउचर में काटेंगे, बिल्कुल इस ऑप्शन को भी हम यहाँ यस रखेंगे। अब यहाँ हम एम्प्लॉय के अकाउंट को सेव कर रहे हैं और सेव करते ही देखो टीडीएस ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गया। हुआ नहीं हुआ? लेकिन क्या सही हुआ? नहीं, कितना परसेंट होना चाहिए था? 49,000 2% खर्चा चाहिए। करेक्ट, 2% कटना चाहिए था, लेकिन यहाँ कट गया है ज्यादा। पता है कितना परसेंट कटा है? 20%। 20%। और इसकी वजह बताऊं क्या है? क्या है? वजह ये है एब्सेंस ऑफ पैन नंबर। आप जिस व्यक्ति का टीडीएस काट रहे हैं उसका पैन नंबर होना नेसेसरी है, और पैन की एब्सेंस में उस व्यक्ति का टीडीएस हाईयर रेट से कट जाता है, और हाईयर रेट कितना हुआ? 20%। तो उसको थोड़ी बना पाएगा। इसलिए हम यहाँ पर एम्प्लॉय के अकाउंट को ऑल्टर करेंगे और उसका पैन नंबर यहाँ डालेंगे। तो क्या करेंगे? तो उससे बना पाएगा रबर, इसीलिए रबर रहता है। अब नेहा मेरे पैन नंबर डालते ही देखना जरा रबर रहता है तो जोड़ियो रह लेता आराम से नाम बच्चे ऐसे को। क्या हुआ? 14। ऑटोमेटिक जो है वो सही रेट से टीडीएस कटा ना। तो आपको ये समझना होगा, अगर आप डिडक्टर हो और जिस व्यक्ति का टीडीएस काट रहे हो उसका पैन नंबर जरूर होना चाहिए, नहीं होगा तो हाईयर रेट से टीडीएस कटेगा। न्यू रेफरेंस, ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर आप डाल सकते हैं। 50,000 दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको आप एडिट करके 49 लिखते हैं। अब क्रेडिट क्या होगा? अब क्रेडिट होगा टीडीएस अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी कमीशन। सेव करते हैं इसे। ये देखो, अब यहाँ नेहा आप चाहे कि जिस भी पेमेंट पर टैक्स काटेंगे, चाहे कमीशन पे काटे, रेंट पे काटे, सैलरी पे काटे, सेम ट्रांजैक्शन करनी है आपको। अब नेहा यहाँ से स्किप करते हैं और चेक करते हैं हम बैलेंस शीट। ठीक है, अब इस बैलेंस शीट में देखो नेहा, दो लाइबिलिटीज आपके ऊपर खड़ी हो गई हैं। एक तो 49,000 की पेमेंट आपने एम्प्लॉय को करनी है और 1,000 की पेमेंट आपने किसको करनी है? गवर्नमेंट को। चलो एक एक करके दोनों देनदारी उतारो। तो अगली ट्रांजैक्शन होगी आपकी यहाँ पर पेमेंट की। पेमेंट टू डिडक्टी मीन्स आप यहाँ पर डिडक्टी को डेबिट कर देंगे 49,000 से, और जिस भी मोड से आप पेमेंट करेंगे उसे आप क्रेडिट कर देंगे। पेमेंट वाउचर, एम्प्लॉय डेबिट 49,000, यहाँ पेमेंट कर रहे हैं हम, तो क्या सेलेक्ट करेंगे? अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर ऑलरेडी जनरेटेड है, उसके अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं। देन कैश या बैंक, जिस भी मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं। अब आजकल तो पेमेंट डिजिटली प्रेफर की जाती है, तो मैंने यहाँ पर बैंक ले लिया। अब यहाँ क्या पे करेंगे? अब हम टीडीएस की पेमेंट करेंगे, तो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी टीडीएस पेमेंट की है। सेम ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट 1,000। पहले 2 लाख नहीं देगा।
जो कैश या बैंक जिस भी मोड से आप पेमेंट करें। TDS debit against reference, then to कैश या बैंक, मैंने यहाँ पर बैंक ही ले लिया। तो ये है नेहा TDS पेमेंट की ट्रांजैक्शन। अब ये तो आपने टेली में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है नेहा। एक्चुअली में TDS पेमेंट ऐसे थोड़ी होगा, ये तो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मतलब पेमेंट करने के बाद टेली में रिकॉर्ड करोगे ना। अब जरा पहले बैलेंस शीट देख लो, पेमेंट हो गई है क्लियर। लेकिन आपने जिन जिन पर्सन का TDS काटा है उससे आप ऑनलाइन कैसे पे करोगे गवर्नमेंट को? यहाँ सीधा चलते हैं वेबसाइट पर। मैम एक चीज पूछनी थी मुझे। पूछो। हाँ, जो आपने TDS का जो पेमेंट किया, पेमेंट में 2 एंट्री क्या हम साथ में कर सकते हैं? 2 एंट्री मतलब एम्प्लॉय का TDS, एम्प्लॉय की पेमेंट और TDS की पेमेंट एक साथ ही? हाँ। प्रेफरेबल यही करना कि आप दोनों की ट्रांजैक्शन अलग अलग करना। देखो मैं बताती हूँ वजह क्या है। तो आपने जो नेहा TDS काटा है, जैसे मान लो अभी ये मंथ चल रहा है आपका मार्च, ठीक है, इस मार्च मंथ में आपने सभी एम्प्लॉयज का TDS काटा होगा। अब इसको पे करने की ड्यू डेट क्या है भाई? आप सरकार को TDS कब तक जमा करेंगे? होता है। देखो इसके लिए ड्यू डेट होती है 7 तारीख। फॉलोइंग मंथ की 7 तारीख तक आपको TDS जमा करना होता है। जैसे अगर आपने अप्रैल में TDS काटा तो उसे जमा करने की ड्यू डेट 7 मई होगी। मई में TDS काटा 7 जून होगी। जून में TDS काटा 7 जुलाई होगी। अब ये जरूरी तो नहीं कि आपने जिस डेट पर एम्प्लॉय को सैलरी पे करी है या कमीशन पे करा है उसी डेट पर आप गवर्नमेंट को भी टैक्स जमा कर रहे होंगे। नहीं ना, तो वैसे भी तो डेट अलग अलग होने वाली है। प्लस दोनों ट्रांजेक्शन को सेपरेट ही रखोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आगे जाके अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे करने को एक साथ कर सकते हो, बट प्रेफरेबल मैं ये रखती हूँ कि आप अलग अलग करो। तो अब नेहा जो आपने TDS काटा है उसे सरकार को ऑनलाइन कैसे पे करोगे? इसके लिए नेहा हमें इनकम टैक्स की ही वेबसाइट पे जाना होता है, www.incometax.gov.in। टैक्स पेयर को इसी वेबसाइट पर जाना है। अब नेहा हो सकता है ये वेबसाइट आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो या पहले भी आपने देखी हो। इसी वेबसाइट पर एक टैक्स पेयर अपना टैक्स भी पे करता है और अपनी ITR भी फाइल करता है। ठीक है। अब इस वेबसाइट पर हमें लॉगिन का लिंक मिलता है, तो हम इस पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद नेहा यहाँ हमें क्या डालना होता है? अपना यूजर ID। यहाँ पर हम आमतौर पे अपना पैन नंबर डालते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ रहे, हम यहाँ पे डिडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं। डिडक्टर कौन है? जिसने TDS काटा है। और उसकी ID क्या हुई नेहा? पैन नंबर। पैन नहीं, पैन नहीं, टैन नंबर। करेक्ट, उसका टैन नंबर। यहाँ पर उसके टैन नंबर से लॉगिन करेंगे। ठीक है। अभी फिलहाल मैं लॉगिन तो नहीं बताऊंगी आपको, सीधा बैक करते हैं, क्योंकि विदाउट लॉगिन भी हमें यहाँ पर पेमेंट का लिंक मिल जाता है। देखो जब आप इसके होम पेज पर थे नेहा तो यहाँ क्विक लिंक्स गिवन है ना? क्विक लिंक्स में देखो यहाँ पर हमें क्या देखना है?
क्विक लिंक्स में हमें यहाँ पर मिल रहा है लिंक किसका, ई पे टैक्स। अच्छा ठीक हुआ। ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे नेहा। अब ई पे टैक्स पे क्लिक करने के बाद ये हमसे क्या मांग रहा है, हमारा पैन नंबर। ठीक है, अगर आप अपना इनकम टैक्स पे कर रहे होंगे तो आप पैन नंबर डालेंगे, और अगर आप टीडीएस पे कर रहे हैं तो क्या डालेंगे आप यहाँ पर, पैन नंबर। तो मैंने यहाँ पर नेहा पैन नंबर डाला। हाइड है ये, मेरा कंफर्म करें, तो कंफर्म कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है नेहा, फिर यहाँ पर हम डालेंगे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिससे वेरीफाई करेगा। जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूंगी नेहा, आई विल रिसीव एन ओटीपी, और वो ओटीपी मुझे यहाँ मेंशन करना होगा। खुला मेरी तो खुला ही नहीं, ठीक है। ओटीपी डालने के बाद नेहा मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। ओह सॉरी, ओटीपी शायद मैंने रॉन्ग डाल दिया है। लेट मी एंटर 1 2। अब भी रॉन्ग है, जस्ट अ मोमेंट, दोबारा करते हैं। छत्तीस सौ कुछ क्या करना होगा। हाँ वैसे तो ये खुला ही ना, लेकिन दोबारा आया ओटीपी। ऐसे तो ये खुला गया। आप देखो नेहा, ये 4 नंबर जिस कंपनी का है उस कंपनी का यहाँ नाम लिखा आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर टैन नंबर इनकरेक्ट डालोगे तो ये प्रोसीड नहीं करेगा, ये आपको समझना होगा। कंटिन्यू करते हैं। अब कंटिन्यू करने के बाद यहाँ दिस इज द पेज। अब इस पेज पर आपकी कंपनी का टैन नंबर लिखा आ रहा है। अब पूछ रहा है आपसे कि आप किस असेसमेंट ईयर का टैक्स जमा कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर असेसमेंट ईयर ले लिया 26-27, राइट। इसके बाद में आप ध्यान से देखो, टीडीएस पे करने की जितने भी सेक्शंस होते हैं वो सारे यहाँ आ रहे हैं। तो अब समझ में आया सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको पहले प्रोसीड करो यहाँ से। अब प्रोसीड करने के बाद नेहा देखो जरा ध्यान से, यहाँ देखो जिन जिन पेमेंट्स पर टीडीएस कटता है और जिनकी पेमेंट की जाती है सेक्शन के साथ उनकी पूरी लिस्ट यहाँ गिवन है। और कितने पेजेस है कुल मिलाकर यहाँ पर, 14 पेजेस है ना। अब जरा ध्यान से नेहा देख रहे हो, वेट नेहा, लेट मी प्लग इन द चार्जर, वेट। यस नेहा, अब नेहा ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो कोड्स गिवन है देख रहे हो, एक तो ये तो सेक्शन हो गए और ये कोड्स हो गए, इसे कहते हैं पेमेंट कोड्स। ठीक है, तो जब आप टेली में ये बना रहे थे ना नेचर ऑफ पेमेंट, ये देखो स्केप,
यहाँ से हम बना रहे थे नेचर ऑफ पेमेंट, ऑल्टर करते हैं टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। तो यहाँ डाल सकते हैं हम पेमेंट कोड। तो देखिए जरा कमीशन का पेमेंट कोड क्या है, नेक्स्ट पेज करना होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखो पेमेंट कोड क्या है नेहा, M4H। करेक्ट। तो अब यहाँ पर नेहा हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कमीशन का टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। तो मैंने कमीशन सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर दिया। अब कंटिन्यू करने के बाद नेहा ये आ रहा है टाइप ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो देखो टाइप ऑफ पेमेंट में देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि जिस व्यक्ति का आपने टीडीएस काटा है वो कौन है, वो कंपनी है या नॉन कंपनी है। आपने मेरा टैक्स काटा ना एक एम्प्लॉय का, और मैंने एम्प्लॉय की कैटेगरी क्या सेलेक्ट की थी, इंडिविजुअल। करेक्ट। इंडिविजुअल यहाँ पर किस कैटेगरी में आएगा, फर्स्ट। नहीं, अदर देन कंपनी। यस, अदर देन कंपनी। और देखो यहाँ पर नेहा आपका ये भी लिखा है, प्लीज नोट if the deductive PAN number is inoperative then a higher rate of TDS will be deductible। कुछ देर पहले हमने देखा था कि जब आपने मेरा पैन नंबर नहीं डाला था तो टीडीएस किस रेट से कट गया था, आपको 20%। हाइयर रेट से। तो देखो यही इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी मेंशन है। चलिए हमारा उधर उसमें कर देंगे। यहाँ पर आप डाल देंगे टीडीएस का अमाउंट। तो 1000 का टीडीएस आपने डिडक्ट किया है। बाकी ऐसा नहीं आपको 1000 ऐसे एक एक करके सभी एम्प्लॉयज का अलग अलग जमा करना होगा, आप सबका एक साथ करेंगे। तो जो भी टोटल टीडीएस लायबिलिटी होगी वो आप यहाँ डालेंगे। अब नहीं, अगर आपने टीडीएस टाइमली जमा कर रहे होंगे तो इंटरेस्ट और पेनल्टी का मतलब ही नहीं बनता। और अगर मान लो आपने डिले कर दिया 7 तारीख से के बाद जाकर टीडीएस की पेमेंट करी, तो जो भी आपका इंटरेस्ट या पेनल्टी बनती होगी वो भी आप डालेंगे। वो इंटरेस्ट पेनल्टी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए पहले कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं पेमेंट मोड्स पर। अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि पेमेंट वाया नेट बैंकिंग कर रहे हैं, डेबिट कार्ड द्वारा कर रहे हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी या यूपीआई द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ यू से कि मान चले डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो डेबिट कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करो, जिस बैंक का डेबिट कार्ड है वो सेलेक्ट करो, कंटिन्यू करो। अब कंटिन्यू करने के बाद यहाँ देखो प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप चाहो तो नेहा बाद में भी पेमेंट कर सकते हो, पे लेटर करके। अभी पेमेंट करना चाहती हो तो पे नाउ पे क्लिक करो। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको एग्री करो, सबमिट टू द बैंक करो। अब देखो नेहा यहाँ पर ये आपको लेकर आ गया है पेमेंट गेटवे पर। अब यहाँ पर पे यूजिंग आईसीआईसीआई डेबिट कार्ड करके अगर मैं आगे फॉरवर्ड करती हूँ तो बस मुझे डेबिट कार्ड नंबर डालना है एक्सेट्रा, ठीक है। ये डालते ही आपकी पेमेंट हो जाएगी और एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, आपने टीडीएस काटा है और आपका एम्प्लॉयर आपसे टीडीएस पेमेंट्स की बात करता है कि भाई ऑनलाइन टैक्स भी जमा कर दो, तो आपको ये पता है कि मुझे टैक्स पेमेंट के लिए कहाँ जाना है, मुझे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ही जाना है, www.incometax.gov.in, ठीक है। अगर वो आपको लॉगिन करने के लिए कहता है तो लॉगिन करोगे पैन नंबर से, और लॉगिन करने के लिए नहीं कहता है कि भाई ठीक है आप डायरेक्ट पे कर दो,
तो आप सीधा क्विक लिंक्स में जाकर ई पे टेक्स द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं वापस आ रही हूँ अदर कंप्लाइंस पर। सॉरी, तो नेहा ये आपको पता लग गया टीडीएस कैसे काटना है, टीडीएस जमा कैसे करना है। अब बारी है आपके नेक्स्ट कंप्लाइंस की, जो की है टीडीएस रिटर्न का कंप्लाइंस। उससे पहले जरा कुछ इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। ये होते हैं नेहा हमारे टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के फॉर्म्स। पहले ये समझना आपको होगा, अगर नेहा आपने सैलरी पर टीडीएस काटा होगा तो टीडीएस की रिटर्न किस फॉर्म में जाएगी? पेमेंट ऑफ सैलरी 24 क्यू में। अगर आपने सैलरी के अलावा किसी और पेमेंट पर टीडीएस काटा है तो उसकी रिटर्न आप किस में फाइल करेंगे? 26 क्यू। ठीक है, एनआरआई की पेमेंट पर टीडीएस काटा होता तो उसकी रिटर्न 27 क्यू। करेक्ट। तो ये फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए कि टीडीएस की अगर हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आखिर रिटर्न जो है वो किस पेमेंट की है। सैलरी की रिटर्न 24 क्यू में, अदर देन सैलरी की रिटर्न 26 क्यू में। ठीक है, और एनआरआई की पेमेंट होती तो 27 क्यू। रिटर्न जो है वो हम मंथली मंथली नहीं फाइल करते, रिटर्न क्वार्टरली ही फाइल होती है। टीडीएस जो है वो ऑनलाइन जमा होता है, वो आपका मंथली जमा होता है हर महीने की 7 तारीख तक, लेकिन रिटर्न क्वार्टरली जाती है। और रिटर्न की ड्यू डेट क्या है वो भी देख लो। तो क्वार्टर का मतलब हो गया साल में 4 क्वार्टर हो गए। पहला क्वार्टर होगा आपका अप्रैल से जून तक का, जिसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होगी आपकी? 31 जुलाई। दूसरा क्वार्टर हो गया आपका जुलाई से सितंबर का, उसकी रिटर्न जाएगी 31 अक्टूबर तक। तीसरा क्वार्टर हो गया अक्टूबर से दिसंबर का, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जनवरी। लास्ट क्वार्टर जन से मार्च का हो गया, जिसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट हो गई 31 मई। राइट, यहाँ पे तो अप्रैल होना चाहिए था ना। किसमें? अप्रैल होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ एक्स्ट्रा टाइम दे रही है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग होती है ना, फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो बहुत सारे काम होते हैं सर पे। एक तरफ इनकम टैक्स की रिटर्न भी खड़ी है, बैलेंस शीट फाइनलाइज करनी है, इसलिए आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा समय मिलता है लास्ट वाली रिटर्न में। तो अब यहाँ देखो कि अगर आपको पहले से ये सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस करने हैं तो मैं जा रही हूँ सीधा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आपको यहां मिलती है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में टीडीएस रिपोर्ट्स। अब देखो यही फॉर्म्स यहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? ठीक है, कौन सा फॉर्म मिसिंग है? 24। हाँ, 24 क्यों किसका है? सैलरी का। अब वो पता क्यों शो नहीं हो रहा? फिर तक हमने उसका सैलरी पे टीडीएस नहीं काटे, यही कहना चाहोगे ना आप? बिल्कुल, ये बात भी सही है, लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं वो तब शो होगा जब हम टेली में पेरोल का फीचर एक्टिवेट करेंगे। पेरोल के फीचर के थ्रू अगर आप टीडीएस काटेंगे तब जाके वो 24 क्यू फॉर्म यहाँ शो करेगा। चलिए पहले हम फॉर्म 26 क्यू देख लेते हैं। अब देखो ये जो है फॉर्म 26 क्यू आपको दिखा रहा है। अब इस फॉर्म में आप देख पा रहे हो कि जो टीडीएस है वो नॉर्मल रेट से कटा है, मतलब 2%। अगर किसी पेमेंट का टीडीएस हायर रेट से कटा होता तो वो कहाँ शो करता? हायर रेट में।
लेकिन जो रिटर्न की बात करें यहाँ से, तो बस हम फॉर्म देख पा रहे हैं, है ना। अब इस रिटर्न को सेव करना है तो यहाँ से सेव कर सकते हो। डू यू वांट टू सेव द रिटर्न, यस कर दो। लेकिन रिटर्न यहाँ से फाइल नहीं होगी। रिटर्न कैसे फाइल होगी, देखो। रिटर्न फाइलिंग से पहले कुछ बातें हमें समझनी होगी। नेहा, टीडीएस की रिटर्न या तो आप सीधा वेबसाइट पे जाके फाइल करें, जिसमें आपको सरकार की तरफ से क्या मिलता है, आरपीयू। आरपीयू किसे कहते हैं हम, आरपीयू कहते हैं रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है नेहा। कोई सरकारी काम कर रहे हो, सरकार की कोई सुविधा ले रहे हो, तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं पे करने। वहां से जाके आप इस यूटिलिटी को डाउनलोड करते हैं। यूटिलिटी मतलब एक तरीके से ऐप समझ लो, ठीक है। एक एप्लीकेशन है जो सरकार ने बनाई है फ्री ऑफ कॉस्ट। डाउनलोड करो और अपनी रिटर्न उसके थ्रू बनाकर सबमिट कर दो। या फिर अगर आप चाहो तो किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपने वो सॉफ्टवेयर बाय कर रखा है तो। ऐसे मार्केट में कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं नेहा, जो रिटर्न फाइलिंग के लिए ही यूज किए जाते हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनीज इन सॉफ्टवेयर को खरीदती हैं ताकि वो रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस और काम आसान बना सकें। जैसे इनमें शामिल है वेबटिल, कंप्यूटेक्स, टेक्समान और भी अदर सॉफ्टवेयर होंगे, राइट। बट हम जो टीडीएस की रिटर्न सीखेंगे वो सीखेंगे सरकारी सॉफ्टवेयर से, रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी को डाउनलोड करके। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा नेहा, हमें उस रिटर्न फाइलिंग फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ नेहा हमें एक सीएसआई फाइल भी डाउनलोड करनी होती है, जो कि क्या कहलाती है, चालान स्टेटस इंक्वायरी। कैसे डाउनलोड होगी, सारा प्रोसीजर बताऊंगी मैं आपको। सीएसआई फाइल, चालान स्टेटस इंक्वायरी, ये फाइल भी हम डाउनलोड करते हैं। इसके बाद रिटर्न फाइलिंग फॉर्म और सीएसआई फाइल को क्लब करके मेन फाइल तैयार करते हैं, जिसे वैलिडेट किया जाता है एफयू द्वारा। इसको हम कहते हैं फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि रिटर्न में दी गई सारी इंफॉर्मेशन आपकी करेक्ट है या नहीं। तो इसके द्वारा जो आपकी मेन फाइल रेडी होगी वो आपकी सबमिट की जाएगी, ठीक है। वो आपकी सबमिट की जाएगी कहां पर, पोर्टल पे। तो ये हमारा रिटर्न का प्रोसीजर रहेगा। रिटर्न सबमिट करने के बाद फिर अगला जो कंप्लायंस होगा वो होगा हमारा टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट करने का। भाई प्रमाण भी तो देना है ना, जिस व्यक्ति का टीडीएस काटा है उसके पास क्या प्रूफ है कि मेरा टीडीएस डिडक्ट होकर गवर्नमेंट को जमा हो चुका है। उसके लिए आप टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करते हो, और वो टीडीएस सर्टिफिकेट कौन से हैं, फॉर्म 16 है। 16 अगर सैलरी पे टीडीएस काटा होगा तो आप फॉर्म 16 में प्रमाण देंगे एम्प्लॉय को। सैलरी के अलावा किसी और पेमेंट पे टीडीएस काटा है तो इसके लिए फॉर्म 16A। तो इसका मतलब अगर आपने कमीशन पर टीडीएस काटा है तो कौन सी रिटर्न जाएगी, और सॉरी कौन सा सर्टिफिकेट इश्यू होगा, 16A। इसके बाद यहाँ पर मैंने फॉर्म 27D लिखा है, ये टीसीएस के लिए है, इसको अभी तो फिलहाल नहीं करना है। अब ये देखो, सर्टिफिकेट को इश्यू करने की लास्ट डेट भी देख लो। 31st भाई सैलरी का टीडीएस सर्टिफिकेट, भाई सैलरी तो हर महीने देते हो नेहा, तो हर महीने थोड़ी प्रमाण दोगे, इतने सर्टिफिकेट तो उस इंसान को स्कूल में भी नहीं मिले होंगे। तो एनुअली
सैलरी का टीडीएस सर्टिफिकेट आपको एनुअली इश्यू करना होता है और डेट क्या होती है? 31st में। करेक्ट। सैलरी के अलावा किसी और पेमेंट पर टीडीएस अगर आपने डिडक्ट किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको क्वार्टरली जनरेट करना होता है। उसका सर्टिफिकेट आपको क्वार्टरली जनरेट करना होता है। वेट नेहा, जस्ट अ मोमेंट। ओके नेहा, नेहा स्क्रीन विजिबल है ना? तो इसके बाद जैसे मैं बता रही थी आपको कि हम यहाँ पर टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करते हैं। सैलरी का टीडीएस सर्टिफिकेट एनुअली इशू होगा 31 मई तक, राइट? और अदर देन सैलरी पर टीडीएस सर्टिफिकेट क्वार्टरली जनरेट होगा। कमीशन का अगर किया जाए तो वो एनुअल नहीं होता है, वो 4 क्वार्टरली टाइम। वो क्वार्टरली होगा। अब पता है सैलरी पे भी देखो जो एनुअली है टीडीएस सर्टिफिकेट वो 31 मई तक क्यों कह रहा है? क्योंकि जिस एम्प्लॉय को आपने सैलरी दी और उसका टीडीएस काटा है उस एम्प्लॉय को भी तो अपनी आईटीआर बनानी होती है और उसको आईटीआर बनाने की लास्ट डेट 31 जुलाई मिलती है। उससे पहले पहले उसके पास टीडीएस सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, तभी तो वो अपनी आईटीआर बना पाएगा। क्योंकि जब आप आईटीआर किसी की फाइल करते हो ना तो उसके लिए स्पेशली अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो हमारे पास उसका फॉर्म 16 होना जरूरी है, ताकि उससे हमें वेरीफाई हो जाता है कि आखिर उसके एम्प्लॉयर ने उसका कितना टीडीएस काटा है और उसकी इनकम क्या है, वो सब कुछ उसी के थ्रू वेरीफाई होता है। आप देखो अब देखो नेहा, मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन किया टीडीएस रिटर्न आरपीयू डाउनलोड, राइट? अब मैंने लिंक पर क्लिक किया है, देखो ये फॉर्म सिखा रहे हैं यहाँ पर रिटर्न्स के। फॉर्म 24 क्यू, फॉर्म 26 क्यू, फॉर्म 27 क्यू, फॉर्म 27 ई क्यू, फॉर्म 27 ए। तो मैंने यहाँ पर 26 क्यू पर क्लिक किया। देखो असलियत में दिखने में ये फॉर्म ऐसा होता है, ये है रिटर्न फाइलिंग फॉर्म। अब ये वैसे उन लोगों के लिए जो ऑफलाइन रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो फॉर्म का प्रिंट निकाला, जो इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करी और रिटर्न फाइल कर दी। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन रिटर्न फाइल करनी है तो उसके लिए तो अलग ही ऑप्शन होगा। अब नेहा इसी पेज पर स्क्रॉल डाउन करो, तो जरा ध्यान से देखो ये टाइटल प्रोटीन रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। राइट। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको यही समझाया था कि जब आपको रिटर्न फाइल करनी हो तो या तो किसी आप अदर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें या आप सरकारी वेबसाइट पर जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। और क्या नाम लिखा था मैंने? रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, राइट?
Yes. है ना? तो उसका लिंक आपको यहाँ मिल रहा है, रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी का, है ना? अब इस लिंक पर मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ। जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना? आप इस लिंक पर क्लिक करोगे और ये देखो, ये हमारी जो आरपीयू फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। जिप फाइल है, अभी ये एक्सट्रैक्ट होगी, इसे हम ओपन करेंगे और फिर सारा प्रोसीजर सीखेंगे। तो अब यहाँ पर हमें एक क्लास और रिक्वायर्ड होगी, रिटर्न फाइलिंग की, और उसी क्लास में हम टीडीएस सर्टिफिकेट भी हाथों हाथ जनरेट करना सीखेंगे। लेकिन इस आरपीयू ये रिटर्न के प्रोसेस को समझाने के लिए मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, वरना हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो पहले वो एक डेटा फाइल जो है वो मैं निकाल लूंगी, ठीक है, ताकि आगे, क्योंकि ये ना हो ना कि मैं करा रही हूँ और कराते कराते बीच में कोई इंटरप्शन हो जाए, तो मेरे पास पहले वो जो है सारी चीजें होनी चाहिए। तो वो डेटा फाइल मैं निकाल लूंगी, CSI फाइल, बाकी फिर हम यहाँ पर रिटर्न का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। टिल देन नेहा, आपको टैन नंबर लेने की प्रैक्टिस, टीडीएस काटने की प्रैक्टिस, ठीक है, ये होनी चाहिए, ठीक है। और इसे आप आज प्रैक्टिस कर लेना। सर आपको लिंक शेयर कर देंगे जहां मैंने असाइनमेंट्स भी डाले हैं। टेली में आपको टीडीएस काटने के जो असाइनमेंट्स है वो भी मैंने दिया है, तो उसे भी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है नेहा। तो अब आज है संडे, आप रात के 8 बजे आपने कहा मैं कभी भी क्लास ले सकती हूँ, राइट, चाहे डे कोई भी हो। तो अब हम एक काम करते हैं, अब अपना अगला शेड्यूल जो है, आई थिंक थर्सडे अष्टमी हो जाएगी, तो हम फ्राइडे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास फ्राइडे लूंगी आपकी रात को 8 बजे, जहां हम रिटर्न का ये प्रोसीजर सीखेंगे। तब तक नेहा आपको ये प्रैक्टिस करनी है और असाइनमेंट करके रखना है। चलो, Complete have a नेहा। Okay. Thank you for the class.